Hello students, welcome you all on my YouTube channel. First of all students, thank you very much for your love and support on my last video. Students, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, चार्ज, हाउ अ बॉडी गेट चार्ज्ड, टाइप्स ऑफ चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? देखिए, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। देखिए, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, चार्जेस एट रेस्ट। अब हम चार्ज के बारे में हमें पता करना है कि व्हाट आर चार्जेस एंड हाउ अ बॉडी गेट चार्ज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द चार्जेस। उससे पहले हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट्स को कहां कहां यूज कर सकते हैं। देखिए, जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं लाइक लाइटनिंग एंड थंडरिंग, दे ऑल कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा भी हम चलकर जाते हैं और जैसे ही हम किसी मेटेलिक हैंडल को या मेटेलिक ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, इवन आपस में भी अगर किसी को टच करें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और आपने ये एक्टिविटी तो जरूर की होगी भी अगर हम एक प्लास्टिक कॉम ले और उसको अपने बालों में रब करें, देन दैट कॉम्ब इज एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। तो ऐसा क्यों होता है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं। और बड़ी एप्लीकेशंस की बात करें तो जेरोक्स मशीन जो है दैट ऑल्सो वर्क्स ओवर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट का यूज करते हैं। और जो हमारे पास कैपेसिटर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है इस चैप्टर के अंदर, कैपेसिटर, दैट ऑल्सो वर्क्स ओवर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम लोग बहुत हाई पोटेंशियल्स अचीव करने के लिए एक डिवाइस कंस्ट्रक्ट की है विच इज नेम्ड एज वेन डी ग्राफ जनरेटर। इट ऑल्सो वर्क्स ओवर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इवन पॉल्यूशन है विच इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउ डेज, तो पोल्यूशन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशंस का यूज करते हैं इन द पावर प्लांट्स एंड इन द मेजर इंडस्ट्रीज। तो वहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो अब ये कुछ एप्लीकेशंस थी। अब जैसे जैसे ये चैप्टर चलेगा आप इन सभी एप्लीकेशंस के फिनोमिनस की क्या वजह है इनको आप समझ पाओगे। तो चलिए पहले हम चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज चार्ज? देखिए, चार्ज क्या है? आप सबने मास के बारे में पढ़ा है। मास क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम मास बोलते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है भी मास की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है और उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो नेचर से अट्रैक्टिव होती है एंड इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। आपके और मेरे बीच में भी इवन ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जो नेचर से कैसी है? अट्रैक्टिव। और आप लोग मेरे ख्याल से उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। तो चार्ज को समझने के लिए हम मास की हेल्प लेते हैं। चलिए, हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं, ए एंड बी, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज आर। सपोज कीजिए ए ऑब्जेक्ट का मास है m1 एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट b इज m2। नाउ बिकॉज ऑफ देयर मासेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सपोज कीजिए आपने किसी भी तरीके से इसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया। मैंने इसको चार्ज कर दिया और इसके ऊपर जो चार्ज बना वो है Q1 और बी बॉडी के ऊपर चार्ज बना Q2। अब क्या ऑब्जर्व किया गया? भी मासेस की वजह से इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स थी। जैसे ही इनको चार्ज किया गया
तो इनके बीच में अब एक और फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मास को हमने डिफाइन किया क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। क्या मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं भी मास एक ऐसी चीज है किसी ऑब्जेक्ट के पास, या उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट भी करता है और दूसरे की वजह से खुद एक्सपीरियंस भी करता है। तो मास इज समथिंग पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। इन द सिमिलर वे वी कैन डिफाइन चार्ज। देखिए चार्ज के आने से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स आई। अगर चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं थी। अच्छा, यहां पर कई स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं भी इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई है तो ग्रेविटेशनल फोर्स चली गई। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है इन दोनों के बीच में चार्ज की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है मास की वजह से। दोनों फोर्सेस प्रेजेंट हैं इन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इफेक्टिव कौन होगा? किसका इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाई देगा? जो स्ट्रोंग होगा। और इन दोनों फोर्सेस में जो स्ट्रोंग है वो है आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज के आने से क्या आया? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। चार्ज एक ऐसी चीज है, ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसकी वजह से वो दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट भी करता है और दूसरे की वजह से खुद एक्सपीरियंस भी करता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? चार्ज। बहुत सिंपल तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। तो चार्ज आपको समझ आ गया है। अब चार्ज, जो स्मॉलेस्ट चार्ज हमने डिस्कस करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो स्मॉलेस्ट चार्ज हम मान रहे हैं वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल सी। और इस क्वांटिटी को बेटा हम डिनोट करेंगे स्मॉल ई से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल ई से। आपको पता है कुछ चार्ज पार्टिकल्स के बारे में? जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम आपने सुना होगा। व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? बताइए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और आपको पता है ये एक चार्ज पार्टिकल है तो इसका चार्ज कितना होता है? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए हमारे पास दो तरह का चार्ज होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो इसको हम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बोलेंगे। और अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का मास आप बताइए कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन? दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस क्वांटिटी को हमने ई लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लिख सकते हैं -e और प्रोटॉन के चार्ज को हम लिख सकते हैं +e। सो दीज आर द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखिए इस क्वांटिटी से भी छोटे चार्जेस होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कंसीडर करेंगे हम चार्ज की, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही रहेगी। अब जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा होगा। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज और एक होती है स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। और स्केलर क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड डिफाइन करना पड़ता है। तो चार्ज क्या है? आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। तो आपको समझ आ गया चार्ज क्या है? चार्ज की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के आ जाने से उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिकॉज ऑफ देयर मासेस वो खत्म नहीं होंगी। दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन दोनों में से आपको इफेक्ट किसका दिखाई देगा? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इसलिए कौन इफेक्टिव रहेगा इन दोनों के बीच में? इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी चार्ज की जो हमने कंसीडर करनी है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो कूलम है इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल ई से।
इलेक्ट्रॉन की बात की हमने, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-19 कूलम डिनोटेड बाय प्लस ई एंड माइनस ई, और जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट्स देखिए, चार्ज क्या है? इट इज समथिंग पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय अ मटेरियल ड्यू टू विच दे आर एबल टू एक्सर्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। नेक्स्ट जो चार्ज क्या है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग एसआई यूनिट इज कूलम, and the proton has a positive charge denoted by plus E and electron have a negative charge denoted by minus E. Here E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ये क्वांटिटी, ये नंबर आपने जरूर याद रखना है। स्टूडेंट्स अब हमने चार्ज को समझा भी चार्ज क्या चीज है। अब हम ये समझते हैं कि आप एक बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो। देखिए, जब भी चार्ज की बात होती है तो चार्ज का मतलब ये है कि या तो आप किसी चार्ज्ड पार्टिकल की बात कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बहुत सारे हैं चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास। तो जब हम चार्ज बोलते हैं तो इसका मतलब या तो आप किसी चार्ज्ड पार्टिकल की बात कर रहे हो या आप किसी चार्ज्ड बॉडी की बात कर रहे हो। ठीक है, अब एक बॉडी कैसे चार्ज होती है वो हम समझते हैं। देखिए, हमें पता है भी हर बॉडी, हर सब्सटेंस जो है वो किससे मिलकर बनता है? एटम्स से। और एक जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझिए। देखिए, कई बच्चे ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है उसके पास चार्ज ही नहीं है। देखिए, ये कहना गलत होगा भी उसके पास चार्ज नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि उसका नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 होने का मतलब भी जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है। और ऐसा होता भी है। अगर हम किसी एटम की बात करें और एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, 6C12। 6 क्या है उसका एटॉमिक नंबर। अब जितना एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम एज दैट ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज था मैंने आपको बताया, -E, और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज था, +E। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो अगर मैं कार्बन एटम के पास आपसे पूछूं भी बताइए कितना नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज present in the carbon atom that is -6E, और total positive charge present in the carbon atom that is +6E। अब ये चार्ज है कहां पे? ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बड़ा अच्छा से पढ़ा है। अगर हम इस एटम का, कार्बन एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है बिकॉज वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। हम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो सारा कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर है? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब उनकी रिवोल्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल हमें रिस्पॉन्सिबल है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, दैट फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर रिवोल्यूशन। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? इनसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो आप देखिए, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं और 6 प्रोटॉन्स दिखाए हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बट अब यहां पर टोटल नेगेटिव चार्ज इज -6E, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज +6E। सो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द एटम? जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर बिकम्स 0। अगर आप कुछ ऐसा कर दें, अब देखिए हम किसी एटम को या किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा करें भी, या तो आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो या इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। चलिए, हमने क्या किया, कुछ एनर्जी देकर इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया।
अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं? 5। तो टोटल नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं? 5। तो टोटल नेगेटिव चार्ज बिकम्स -5e। पॉजिटिव चार्ज रिमेन सेम, so what is the net charge? That is प्लस ई। अब ये नेट चार्ज प्लस ई आने का मतलब क्या है? भी हमारा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। कैसे चार्ज हुआ? कैसे चार्ज हुआ बताइए? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक पॉइंट, एक रिजल्ट निकल आता है कि जब भी कोई एटम या कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी तो वो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप सोचिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर कोई बॉडी, अगर कोई एटम अपने अंदर से नेगेटिव पार्टिकल को बाहर निकालेगा तो नो डाउट वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों हुआ? उसकी वजह हमने अभी डिस्कस की, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से नेट चार्ज आपका कितना आ रहा है? प्लस ई। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 4। नेगेटिव चार्ज बिकम्स -4e, पॉजिटिव चार्ज रिमेन सेम, दैट इज +6e, सो नेट चार्ज इज +2e। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी रिमूव करेगी वो उतनी ही ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होती चली जाएगी। चलिए अब दोबारा न्यूट्रल एटम पे आते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 6, और प्रोटॉन्स भी कितने थे? 6, और नेट चार्ज क्या था? 0। अब मान लीजिए आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी भी तरीके से। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 7। सो नेगेटिव चार्ज इज -7e एंड पॉजिटिव चार्ज इज +6e, सो नेट चार्ज इज -e। अब देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा और नेट चार्ज भी कितना आ चुका है? नेगेटिव। अब हम कहेंगे हमारा जो एटम है, हमारी जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? नेगेटिवली चार्ज। तो अगेन अ वेरी सिंपल रिजल्ट कम्स। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब उसने नेगेटिव को गेन किया है। तो अगर वो नेगेटिव को गेन करेगी तो नो डाउट वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर कोई बॉडी, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर कोई बॉडी और एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर ये एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता तो यहां पर -8e हो जाता और नेट चार्ज आपका -2e। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी गेन करेगी उतनी ज्यादा वो नेगेटिव होती रहेगी। तो किसी भी बॉडी के चार्ज होने का कारण क्या है? उसकी वजह क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी डिस्कशन से ये रिजल्ट निकलकर सामने आया है कि अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो वहां जो बॉडीज होंगी वो चार्ज हो सकती हैं। कैसे? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक सिंपल सी एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ एक एक्टिविटी डिस्कस करता हूं जो मैंने आपको एप्लीकेशन में भी बताई थी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप एक प्लास्टिक कोम को अपने बालों में रब करते हो तो वो कोम जो है इट इज एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। तो उसकी वजह क्या थी? मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को तो समझ आ भी गया होगा। देखिए, जब हम कोम को अपने बालों में रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन इन बिटवीन द कोम एंड द हेयर्स, उसकी वजह से कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो हीट एनर्जी क्या करेगी? कोम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगी। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो कोम क्या हो जाएगा? आपका चार्ज हो जाएगा, और अगर वो चार्ज होगा तो वो दूसरी बॉडीज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो जब उसको आप स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो जो प्लास्टिक कोम है अपने चार्ज नेचर, अब वो चार्ज हो चुका है, तो चार्ज प्लास्टिक कोम जो है वो उन बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एक और छोटी सी एक्टिविटी है। अगर आपके पास एक ग्लास रोड है, सपोज कीजिए, क्या है आपके पास? एक ग्लास रोड।
आप इसको अगर सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें, अगेन ड्यू टू रबिंग क्या होगा, फ्रिक्शन की प्रेजेंस की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब वो हीट एनर्जी क्या करेगी, इस ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी और वो सभी इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ के पास। देखिए अब कई बच्चे सोच रहे होंगे भी ग्लास रोड ही क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है, सिल्क क्लॉथ निकाल ले। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जब आप रब कर रहे हो तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी तो नो डाउट वो पहले निकल जाएंगे। और इस पेयर की अगर हम बात करें ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ की, तो इस पेयर में किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो वो बॉडी है हमारी ग्लास रोड। देखिए ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किसके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिल्क क्लॉथ के कंपेरेटिवली आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो जब आप इनको रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो हीट एनर्जी ग्लास रोड के, सपोज कीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, मैं सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, 10 इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकलकर कहां चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पे। अब इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +10E। याद है आपको E क्या था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो +10E चार्ज आ चुका है और इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ चुका है, -10E। तो हमारी जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है और जो सिल्क क्लॉथ है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो ऐसे आपने देखा रबिंग में जो बॉडीज हैं वो चार्ज हो जाती हैं। और अब जो फिनोमिनस हम डिस्कस कर रहे थे कि हम चलकर गए और जैसे ही किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को टच किया तो तब भी हमें एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी वजह भी सेम है। जब आप चलकर जाते हो ना मैट, तो फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो आपकी बॉडी पर एकोमुलेट हो जाता है और जैसे ही आप मेटेलिक हैंडल को टच करते हो तो वो चार्ज आपकी बॉडी से उस मेटेलिक हैंडल में ट्रांसफर होता है। तो वहां पर एक स्मॉल करंट डेवलप होता है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस होता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। कुछ और पेयर्स भी हैं। अगर आप एबोनाइट रोड की बात करें, एबोनाइट रोड, और उसको वुलन क्लॉथ या कैट फर से रब करते हैं तो इस केस में क्या होगा, एबोनाइट रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी और जो कैट फर है वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्योंकि जब आप इनको रब करेंगे, अब इन दोनों पेयर्स में किसके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव हो सकते हैं, कैट फर के। ठीक है, और कौन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, एबोनाइट रोड। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स किया। अब यहां से हमारे पास हमें ये भी पता लग चुका है वी हैव 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्ज यहां पर डिवेल्प हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि रबिंग का यूज हो रहा है, फ्रिक्शन का यूज हो रहा है, तो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टैटिक वर्ड यहां क्यों यूज हो रहा है, हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं वो हैं इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, इंसुलेटिंग। आपने पढ़ा होगा कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और जो चार्ज होता है वो बहुत इजीली कंडक्टर में मूव कर सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, मतलब आप उसको चार्ज कर दें, तो जो चार्ज है उस कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इंसुलेटर में आपको पता है चार्ज जो है इट कैन नॉट मूव इजिली और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल नहीं है। तो एक इंसुलेटर को जहां पर भी आप चार्ज करोगे तो वो चार्ज वहीं पर ही एकोमुलेटेड रहेगा, वो पूरे इंसुलेटर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ग्लास रोड के अंदर जहां पर भी आपने रबिंग की, सपोज कीजिए मैंने यहां पर रबिंग की है इस एंड पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका सिर्फ इसी एंड पर बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये कोई मेटेलिक रोड होती, कंडक्टिंग रोड, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, मान लीजिए मैं एक मेटल की रोड ले लेता हूं और उसको आपने किसी चीज से रब किया और मान लीजिए इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए,
तो इसके ऊपर आपने रब यहीं से किया है सिर्फ इस एंड से, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प होगा वो इस कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो सिर्फ यहां पर एक्यूमुलेटेड नहीं रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना बच्चों। भी इंसुलेटिंग मटेरियल के केस में जहां पर भी आप रबिंग करेंगे, जहां पर भी आप चार्ज देंगे, वो वहीं पर ही एक्यूमुलेट रहेगा, वो पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन जब आप एक कंडक्टर को, एक मेटेलिक बॉडी को चार्ज करोगे, तो वो जो जितना भी चार्ज आपने डेवलप किया है उसके ऊपर, या जितना भी चार्ज आपने उसको दिया है, वो पूरे कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो आज हमने डिस्कस किया उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं और फिर अपने आज के लेक्चर को एंड करेंगे। तो आपने चार्ज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वी हैव काइंड्स ऑफ चार्जेस। वी हैव एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। वन काइंड ऑफ चार्ज इज डिवेल्प ओवर द ग्लास रोड, जैसे आपने एक्टिविटी में देखा, एंड अदर काइंड ऑफ चार्ज डिवेल्प ओवर द सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो जो ग्लास रोड पे डिवेल्प हुआ था उसको हमने नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर डिवेल्प हुआ उसको हमने नाम दिया था नेगेटिव चार्ज। पहले पॉजिटिव चार्ज का नाम विट्रस था और नेगेटिव चार्ज को हम रेजिनियस बोलते थे। जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डिवेल्प हुई है रबिंग और फ्रिक्शन की वजह से, उसको हमने क्या बोला था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक वर्ड क्यों यूज किया था हमने, बताइए शाबाश। क्योंकि इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स थे, उनको जो भी आप चार्ज देंगे दैट इज स्टैटिक ओवर द बॉडी, वो कहीं पर मूव नहीं करेगा, वो बॉडी के ऊपर स्टैटिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो जो आपने याद रखने हैं। कंडक्टर क्या है, द सब्सटेंस थ्रू व्हिच चार्जेस कैन फ्लो इजीली, और कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल, ह्यूमन बॉडी, एसिड्स एक्सेट्रा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कंडक्टर इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके सरफेस के ऊपर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट जो है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चार्ज मूव नहीं कर सकता। एग्जांपल्स हो जाएंगे ग्लास, प्लास्टिक, वुड। और अगर आप इसको कुछ चार्ज देते हो तो वो वहीं पर ही वहीं पर ही रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ओरिजिन हमने डिस्कस किया भी बॉडीज कैसे चार्ज होती है। मैंने उसमें आपको बताया भी हर बॉडी जो है वो एटम से मिलकर बनी है, और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उसका चार्ज जीरो है, उसका मतलब उसका नेट चार्ज जीरो है। उसके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल होता है, पर दोनों क्वांटिटी में इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या रहता है, जीरो। फिर क्या हुआ था, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन या तो बॉडी गेन करेगी या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो रिमूव करेगी, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा या फिर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो है वो नॉन जीरो आएगा, और हम कहेंगे जो बॉडी है वो चार्ज हो चुकी है। तो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।